हेलो एवरीवन। बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल टेक्निक है जो बहुत सारे जिसके एप्लीकेशंस हैं, जिनके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं स्पेसिफिकली उनके टाइप्स के बारे में बताऊंगी, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस जो जेल के हैं, किस किन चीज़ों से वो बनते हैं, क्या क्या केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्लस जो जेल एपरेटस यूज होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या एप्लीकेशंस है, किस तरह उनका यूज किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगी। स्पेसिफिकली पेज, एसडीएस पेज और एगरोस को टारगेट की करूंगी मैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स हैं, बट हम इन्हीं तीनों पे कन्फाइंड रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस जो हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, वो क्या हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो जनरली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस या फिर जेनेटिक्स वगैरह में बहुत यूज होती है। एस्टिमेशन डीएनए का करना हो तो पेज या एगरोज यूज होते हैं। पीसीआर प्रोडक्ट्स के एनालिसिस के लिए एगरोज यूज किया जाता है। सेपरेशन करना हो रेस्ट्रिक्टेड जेनोमिक डीएनए का या फिर आरएनए का, तो फिर एगरोज या पेज यूज किया जाता है। कंफर्मेशन करना है, न्यूली आइसोलेटेड डीएनए कहीं से आइसोलेट किया है, उसका कंफर्मेशन चाहिए तो आप एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन करना है स्मॉल फ्रेगमेंट्स का या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखना है आपको कि वो स्ट्रक्चर एक डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है या क्वाड्रुप्लेक्स है या हेल्पेन है। इस तरीके से जो स्ट्रक्चरल रेफरेंसेस हैं वो भी आप पेज के थ्रू देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का डिटरमाइन करते हैं, एसडीएच पेज यूज करते हैं उसमें। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इस पर्टिकुलर बायोकेमिकल टेक्निक के, और ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज टेक्निक है। जनरली ऑलमोस्ट हर लैब जो न्यूक्लिक एसिड्स पे या प्रोटीन्स पे काम करती है, एक्सपेरिमेंटल वर्क करती है, उसमें ज्यादातर सभी लैब्स में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। स्पेशली जो सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन है डीएनए और डीएनए आरएनए प्रोटीन्स का, उन सभी में ये टेक्निक्स बहुत कॉमनली यूज की जाती हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की, वो एक रोज पॉलीक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसको हम एसडीएस पेज कहते हैं। टू डायमेंशनल पॉलीक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है, पल्स फेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डिस्क इलेक्ट्रोफोरेसिस है। सो डिफरेंट टाइप्स भी हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उसका एपरेटस दिखाती हूँ कि किस तरीके का एपरेटस होता है और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जो है, हमारे पास दो ग्लास प्लेट्स होती हैं, जिन ग्लास प्लेट्स में एक थोड़ा सा इस तरह से एक नॉच बना होता है अंदर की तरफ। दो ग्लास प्लेट्स हैं बहुत पतली पतली। ये हमारे पास स्पेसर होता है जो इन ग्लास प्लेट्स में बीच बीच में लगाया जाता है जब हम जेल को कास्ट करते हैं। एक के ऊपर इन ग्लास प्लेट्स को रखते हैं। तो स्पेसर्स डिफरेंट साइजेस के आते हैं, आपको उस हिसाब से आपके जेल का जो कॉम्पोजिशन है, आपको थोड़ा थिक चाहिए तो उसके लिए थोड़ा मोटा स्पेसर लगा देते हैं, आपको थिन चाहिए तो कम साइज का स्पेसर यूज कर लेते हैं। वेल जो है वो भी, वेल के नंबर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ये 10 वेल कॉम्ब है। अब ये किस लिए यूज होता है या क्या यूज होता है, ये अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। जेल के कास्ट करने के लिए भी एक कास्टिंग स्टैंड होता है, ये जेल कास्टर जिसे हम बोलते हैं, जिसके ऊपर हम रख के इन कास्टिंग अपनी प्लेट्स को रख करके यहाँ पे जेल को हम कास्ट करते हैं। फिर ये जो जेल प्लेट्स हैं, इनको टाइट करने के लिए ग्लास स्क्रूज होते हैं। ये हमारा टोटल ओवरऑल एक जेल अपरेटस जो बन के रेडी हो जाता है, वो ये है, जिसमें हमारी ये दो ग्लास प्लेट्स जिसमें हमने जेल अपना बनाया है वो है। ये कॉम्ब इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी। तो ये कॉम्ब किस लिए यूज हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे वेल्स बनाने हैं, ऐसे जगह बनानी है जहाँ पे हम अपने सैंपल को लोड कर सकें। यहाँ साइड से आप साइड में इसके स्क्रूज से इसको टाइट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इसको ये जो नीचे टैंक है, इस टैंक में स्टैंड पे, इस टैंक में इसको आप स्टैंड कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। ये वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो इसी तरह से हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस भी होते हैं। ये पर्टिकुलर जो एपरेटस है वो वर्टिकल एपरेटस है, जिसमें आप ऊपर सैंपल लोड करेंगे, डीएनए या प्रोटीन, जिसको भी आप सैंपल आप बना रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। और आप नीचे जो टैंक है, उस टैंक में अपना टैंक बफर भरते हैं। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये, पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें जो सेपरेशन होता है वो या तो चार्ज के बेसिस पे होता है, या शेप के बेसिस पे, या साइज के बेसिस पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज कर रहे हैं तो सेपरेशन विल बी ओनली थ्रू दी साइज, शेप और चार्ज।
ये तीनों चीजें के बेसिस पे होता है। दिस इज नाउ योर कनेक्टिंग वायर। और इस कनेक्टिंग के वायर के बाद हमारा जो टोटल apparatus है, वो कंप्लीट जो apparatus हो जाता है वो ये है। दिस इज योर जेल कास्टिंग स्टैंड। ये आपके स्क्रू हो गए, ग्लास स्क्रूज हो गए, ये आपकी जेल प्लेट्स हो गई, ये आपके स्पेसर्स हो गए, ये आपका कॉम्ब हो गया। आई होप आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा। ये कॉम्ब यहाँ जो नॉच है, इस नॉच में फिट हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे जब जेल कास्ट इन प्लेट्स को स्पेसर लगा करके बीच में यहाँ पे जेल कास्ट किया जाता है। और उसके बाद इन्हें यहाँ पे जेल कास्ट होने के बाद इन जो प्लेट्स को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। और प्लेट्स के बीच में और इस जगह के प्लेट्स और इस जगह के बीच में भी बफर आएगा, और यहाँ जो टैंक है यहाँ पे भी बफर आएगा। प्लस ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, फिर इनको हम वायर से, ये इससे जो एपरेटस है आपका, जिसके थ्रू आपकी करंट पास होगी, वोल्टेज पास होगा, आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक जो apparatus के साथ एक पावर सप्लाई आती है, वो जिससे आप वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करते हैं। आपको कितना वोल्टेज चाहिए, कितना करंट चाहिए, वो डिपेंड करता है। आपको अगर नेटिव जेल यूज रन करना है, जिसमें आप प्रोटीन या डीएनए का नेचुरल कंडीशन देखना चाहते हैं, तो आप लोअर वोल्टेज रखते हैं, जनरली 50-60 के अराउंड। और अगर आपको डीनेचर करना है, डीएनए या प्रोटीन को तोड़ना है, तो फिर ऑब्वियसली आप हायर वोल्टेज रखते हैं, जिसमें समवेयर अराउंड 150 टू 200 मिली वोल्ट आप यूज करते हैं। तो ये आपका ओवरऑल पूरा apparatus हो गया पॉलीक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सो इस apparatus को आप यूज करके अगर देखेंगे, टोटल कंपोनेंट्स जो होंगे वो थोड़ा सा आपको इसमें क्लियरली दिखेंगे। इस यू कैन सी, यहाँ पे इस कॉम को हटा देंगे हम जब हमें सैंपल लोड करने हैं, और यहाँ पे हमें एक बफर यहाँ हम डालेंगे, और नीचे हम टैंक में भी बफर डालेंगे। स्लोली इसी बफर के थ्रू जो मूवमेंट होगा, चार्ज करंट का मूवमेंट, उसी की वजह से हमारा जो सेपरेशन होगा वो होगा। अगर हम डीएनए ले रहे हैं, तो आपको पता है डीएनए में जो नेगेटिव चार्ज है वो फॉस्फेट बैकबोन की वजह से है। तो आपका जो डीएनए मूव करेगा, अगर हम इन सैंपल्स में डीएनए डालते हैं, तो डीएनए आपका मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो आपका नीचे, इसका मतलब उसे नीचे लेकर जाएगा वो। ये इलेक्ट्रोड है, उसमें अगर नेगेटिव चार्ज है डीएनए के ऊपर, तो उसको नीचे लेके जाएगा। जो मूवमेंट होगा वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को लेकर के। सो डिपेंड करता है आपने कौन सा मॉलिक्यूल लिया है। अगर आपने डीएनए लिया है तो नेगेटिव, क्योंकि उसका वो ओवरऑल नेगेटिव है, उसका जो चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। अगर आपने डिफरेंट अमीनो एसिड्स लिए हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, वो मूव करेंगे। आपने वैसे ही अगर प्रोटीन लिया है, तो डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन में मैक्सिमम के कैसे अमीनो एसिड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। लाइकवाइज अगर आपने एसडीएस पेज लिया है, तो एसडीएस पेज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है प्रोटीन के ऊपर, तो प्रोटीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। सो केमिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं? तो केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स इसमें यूज होते हैं। सबसे पहले जेल किस चीज का बन रहा है, जेल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जेल कंपोनेंट में एक्रेलामाइड और बिसाइक्रेलामाइड जो होते हैं, इन दोनों को जोड़ करके पॉलीक्राइलेमाइड बनता है। एक्रेलामाइड बेसिकली क्या है, जेल मैट्रिक्स का सबसे मेजर कंपोनेंट है। और जो बिसाइक्राइलेमाइड है, वो एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह यूज करता होता है, जिसकी वजह से एक स्टेबल जेल का नेटवर्क बनता है। देन अमोनियम परसल्फेट क्या है, ये एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर है जो पॉलिमराइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद टेमेट का इस्तेमाल होता है, जो टेमेटिक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो जब एपीएस ने रिएक्शन कैटेलाइज कर दिया, तो इस रिएक्शन इनिशिएट कर दिया, तो टेमेट उसको आगे कैटेलाइज करता है। तो जेल के ये सब कंपोनेंट्स हो गए। ये सब कंपोनेंट्स यूज करके, ये सारे चीजें यूज करके आप जेल को बनाते हो। किस रेशियो में बनाते हो, क्या बनाते हो, वो आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको 10% पेज करना है, रन करना है, या 15% करना है, या 20% करना है। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इनको डिफरेंट रेशियो में लेते हैं। अभी इस वीडियो में मैं रेसिपीज की बात नहीं करूंगी, बिकॉज देन इट विल बिकम वेरी वेरी बिग वीडियो टू डील विथ। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ कंपोनेंट्स और ये सब के बारे में बात कर रही हूँ। रेसिपीज के बारे में कभी और बाद में बात करूंगी। अगर आपको जरूरत होगी तो आप लिखिएगा, आई मे बी टॉक अबाउट दैट ऑल्सो।
सो उसके अलावा जो बफर सिस्टम्स हैं जो आप यूज करते हैं, भी मैंने बताया बफर चाहिए, तो आपको अगर मान लीजिए आप ट्रेस यूज कर रहे हैं, जनरली सबसे ज्यादा ट्रेस बफर यूज किया जाता है। जो प्राइमरी बफर होता है जेल प्रिपरेशन में भी आप उसी का इस्तेमाल करते हैं, और जो टैंक बफर है अपना उसको भरने में भी उसी का इस्तेमाल करते हैं। HCl जनरली यूज होता है अगर आपको इन बफर्स की एडजस्ट करनी है पीएच, तो उसके लिए। तो बफर्स और भी बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं रेसिपीज की बात इसमें नहीं करना चाहती, रिएक्शंस बता देती हूँ मैं आपको कि एक्रिलामाइड और बेसिक्रिलामाइड, मैंने जो दो कंपोनेंट्स बताए हैं वो एपीएस अमोनियम पर सल्फेट और टेमेट की प्रेजेंस में। आप क्रिएटिनिन को यानी इग्नोर करिए, इसको आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो एपीएस और टेमेट की प्रेजेंस में ये जो है इस तरह से क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक पॉलीमेरिक मैट्रिक्स जेल का बन जाता है। ये आपका अमोनियम परसल्फेट मॉलिक्यूल है और ये आपका टेमेट मॉलिक्यूल है। अमोनियम परसल्फेट का फंक्शन है इनिशिएट करना क्रॉस लिंकिंग को या रिएक्शन को, और टेमेट का फंक्शन है उसको फर्दर कैटेलाइज करना। तो ये रिएक्शन से इन्वॉल्व होते हैं पॉलीएक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। आपको यहाँ पे भी क्लियरली दिखेगा, ये आपका बेसिक क्राइलेमाइड है, ये आपका क्राइलेमाइड है, ये दोनों आपके मोनोमर्स हैं। जब एपीएस और टेम्परेट डल जाता है तो ये आपके मोनोमर्स जो है धीरे धीरे करके पॉलीमेरिक मैट्रिक्स बना देते हैं, पॉलीक्राइलेमाइड बना देते हैं, जिसमें ये बीच में CH2 का क्रॉस लिंक हो जाता है। तो जो एक्रिलामाइड और पॉलीक्राइलेमाइड का जो कॉम्पोजिशन है या जो रेशियो है, उस पे डिपेंड करता है कि आपके जेल का पोर साइज कैसा होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो सेपरेशन होगा वो या तो चार्ज के बेसिस पे होगा, जिसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, या साइज के बेसिस पे होगा। तो आपको किस साइज के मॉलिक्यूल्स को पास करना है, तो उस हिसाब से अपने पोर साइज को भी आप जेल के पोर साइज को रेगुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें आपकी मदद करता है जो रेशियो होता है एक्रिलामाइड और पॉलीक्रिलामाइड का, कि आपको कितना रेशियो वो लेना है, आपको कौन कौन से प्रोटीन साइजेस उसमें से या फ्रेगमेंट्स मूव कराने हैं, किस साइज के, या डीएनए के कौन से फ्रेगमेंट्स मूव कराने हैं, उस हिसाब से आप उस रेशियो को चेंज कर सकते हैं। फिर आ गई बात सैंपल प्रिपरेशन की। तो सैंपल प्रिपरेशन जो आपका आपका डीएनए या प्रोटीन सैंपल जिसे आप रन करना चाह रहे हैं, वो सैंपल आप बनाएंगे। जो भी आपका प्रिपरेशन का तरीका है, मान लीजिए डीएनए है तो आप उसको बफर में ले लिया आपने, उसमें सॉल्ट डाल दिया, ADTA डाल दिया, जो भी आपका जिस तरह का प्रिपरेशन है आप वो प्रिपरेशन करिए। लेकिन क्योंकि वो जनरली आप जो डीएनए या प्रोटीन सैंपल्स लेते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलर वो तो दिखते नहीं है आपको। आप टैंक बफर में भी आपका ट्रांसपेरेंट बफर होगा और आपका सैंपल भी ट्रांसपेरेंट होगा, तो आप देख नहीं पाएंगे। इससे आप लोडिंग डाइज यूज करते हैं। लोडिंग डाइज जो होती हैं, उन डाइज को आप पहले थोड़ा सा उसमें एक बहुत माइनर सी अमाउंट में उसको डालते हैं। जनरली वो ग्लिसरॉल के साथ डालते हैं कॉम्बिनेशन में, ताकि वो थोड़ा थिक भी हो जाए, आपका सोल्यूशन में ऐसे इमिडिएटली बह ना जाए सैंपल, कि आपने सैंपल डाला तो है लेकिन वो सारा बफर में ही आपका सारा डाइल्यूट हो गया, तो आप सैंपल देख ही नहीं पाए। तो इस तरह से उसको आप यूज करते हैं। उसको ट्रैकिंग डाई भी बोलते हैं, लोडिंग डाई भी बोलते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल्स हैं, ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, जाइलीन साइनॉल है, ये सब आप विजुअलाइजिंग एजेंट या ट्रैकिंग डाई या लोडिंग डाई, आप जो भी बोलना चाहें उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइथ्रियोटॉल जो है, DTT या बीटा मरकप्टोइथेनॉल, ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को प्रोटीन्स के तोड़ता है। SDS अगर आपको डीनेचर करना है प्रोटीन का, तब आपको यूज करना है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब SDS पे जाएंगे देन विल टॉक अबाउट दैट। तो रनिंग बफर्स में अगर SDS पेज आप रन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप SDS में ग्लाइसिन ट्राइसिन और ट्रेस और SDS डाल रहे हो। अगर आप नेटिव पेज रन कर रहे हो तो आप विदाउट SDS यूज करते हो। अभी हम क्योंकि सिर्फ नेटिव पेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे रनिंग बफर में, जी रनिंग बफर का मतलब जो हमारा टैंक में हम जो डाल रहे हैं, या हमारी जो कास्टिंग प्लेट के पीछे जो बफर डल रहा है, वो हमारा रनिंग बफर है। तो हमें सिर्फ उसमें हमारा ट्रिस बफर चाहिए और कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेनिंग या डीएसटी स्टेनिंग के लिए भी डिफरेंट जो डाइज हैं वो यूज होती हैं, जैसे कॉमर्सी ब्रिलियंट ब्लू यूज होती है प्रोटीन स्टेनिंग के लिए, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड यूज होता है स्टेनिंग या डी स्टेनिंग के लिए। सॉल्यूशंस के सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है अगर आप बहुत सेंसिटिव प्रोटीन का डिटेक्शन कर रहे हैं, तो सिल्वर स्टेनिंग एक और टेक्निक है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही यूज होती है, जिसे जिसमें बाद में आप जेल को स्टेन करते हैं उससे। स्टेन कब किया जाएगा? जब आपका पूरा जेल रन हो गया, आपने जेल कास्ट कर दिया, आपने सैंपल लोड कर दिया, सैंपल लोड करने के बाद आपका जेल रन हो गया,
और फिर उसके बाद आप उसे जब कंप्लीट होने के बाद निकालते हैं तो अपने बैंड्स को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए आप स्टेनिंग करते हैं। तो ये स्टेनिंग उन टेक्निक्स के बारे में बात हो रही है, ये उन स्टेनिंग रिएजेंट्स के बारे में बात हो रही है जो आपको बेसिकली अपने जेल को देखने के लिए या बैंड्स को देखने के लिए चाहिए। जैसे इथीलियम ब्रोमाइड या साइपर ग्रीन जो है वो आपके न्यूक्लिक एसिड विजुलाइजेशन में यूज होते हैं। जनरली अगर आपको यूवी लाइट में देखना है उनको, अपने बैंड्स को, तो अपने बैंड्स मतलब डीएनए या प्रोटीन के बैंड्स को, तो फिर आपको ये यूज करना है। उसके बाद कुछ और भी केमिकल्स हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आप डीनेचुरेटिंग जेल यूज करो, जैसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नेटिव फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में डीएनए आरएनए को देखना चाहते हो उनके अपने सॉल्यूशन में, तो आप उसे नेटिव पॉलीक्राइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो या नॉन डीनेचुरेटिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो। लेकिन अगर आपको डीएनए को डीनेचर्ड फॉर्म में देखना है या आपको उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स करके देखने हैं या प्रोटीन के फ्रैगमेंट करके देखने हैं, तो फिर आप डीनेचुरेटिंग जेल का रन करते हो। डीनेचुरेटिंग जेल में आप कोई डीनेचुरेटिंग एजेंट डालते हो, जैसे यूरिया हो गया या अमोनिया हो गया या फार्मामाइड हो गया। ये डीनेचुरेटिंग एजेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने की वजह से डीनेचुरेशन हो जाता है डीएनए का या प्रोटीन्स का, और आप उसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप जैसे आपको प्यूरिफिकेशन जनरली स्टडी करना है कि आपको सैंपल मिला है तो आपको देखना है कि सिंगल आपका बैंड चल रहा है, तो आप जनरली उसके लिए डीनेचुरेटिंग जेल करते हैं। या आपका जो डीएनए सैंपल है या प्रोटीन सैंपल है उसमें कोई और इम्प्योरिटी तो नहीं है, तब भी आप डीनेचुरेटिंग जेल करके देख लेते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सा एप्लीकेशन टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना जेल रन करते हैं। तो नॉर्मली जो आपका जेल हो गया उसमें आपने कोई भी जो अपने डीएनए प्रोटीन जो भी आपने आइसोलेट किया है सेल से, बैक्टीरिया से या कहीं से भी, वो आपने ले लिया। ये आपका टैंक हो गया, इलेक्ट्रोड चैम्बर हो गया, जेल कैसेट हो गया। इसमें आपने ये लगा दिया अपना सैंपल, आपने ये पाइपेट से सैंपल डल रहा है आपको दिख रहा है, ये वेल्स में सैंपल डाल दिया आपने, ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपने रनिंग बफर डाल दिया, और फिर आपने पावर सप्लाई लगा दी। और पावर सप्लाई लगा के कुछ टाइम रन करके, जनरली अगर आप 50-60 वोल्टेज पे लगा रहे हैं और एक छोटा सेटअप है आपके पास, तो भी इसमें 6-7-8 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद फाइनली जब आपका कंप्लीट हो गया, आपने पावर सप्लाई बंद कर दी, अपना जेल बाहर निकाल दिया, जेल को प्रॉपर्ली वॉश कर लिया, वॉश करके स्टेन कर दिया आपने। जेल को स्टेन करने के बाद आपको जो मिलता है वो इस तरीके के बैंड्स मिल जाते हैं। ये लेफ्ट साइड में आपको जो लेटर्स दिख रहे हैं कंटिन्यूअसली, ये आपके बेसिकली वो डीएनए या प्रोटीन के लेटर्स हैं जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड मार्कर की तरह यूज कर होते हैं, जिसमें आपको पता है कि ये पर्टिकुलर बैंड किस साइज को डिटरमाइन कर रहा है। और उसके बाद ये जो सिंगल सिंगल बैंड्स आपको आगे दिख रहे हैं वो डिफरेंट लेन्स में दिख रहे हैं आपको। जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर उसकी बात करें, जेल की बात करें, तो 1, 2, 3, 4 इसमें लेन्स हैं। फर्स्ट लेन में इसमें ये लेडर है, सेकंड लेन में एक बैंड है, थर्ड लेन में भी एक बैंड है, और फोर्थ लेन में भी एक बैंड बैंड है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही ये सैंपल्स दे आर प्योर, क्योंकि सिंगल 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 बैंड दिखा रहे हैं। और ये दोनों सैंपल्स में जो भी कुछ है इसमें डीएनए या प्रोटीन, वो सिमिलर साइज का होगा और सिमिलर शेप का होगा। और ये जो सैंपल है जो थोड़ा सा ऊपर की साइड में जो बैंड आया है जिसका मूवमेंट स्लो है, वो ऑब्वियसली हायर होगा मॉलिक्यूलर वेट में या साइज में या शेप में। तो इस वजह से वो ऊपर आया है और छोटे फ्रेगमेंट्स नीचे आए हैं। इस तरह से आप अपने जेल को एनालाइज कर सकते हैं। सो ये बात हुई हमारी पॉलीक्राइलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो दो तरीके के हो गए, एक नेटिव अगर आपको ओरिजिनल फॉर्म में स्टडी करना है, और एक हो गया डीनेचुरेटिंग अगर आपको डीनेचुरेटिंग एजेंट डालकर स्टडी करना है, तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। फिर आया आपका एसडीएस पेज, विच इज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। तो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा एम्पीपैथिक डिटर्जेंट है जिसमें एक एनायनिक हेड ग्रुप होता है और एक लिपोफिलिक टेल होती है जो कोवेलेंटली बाइंड करती है किसी प्रोटीन के साथ में। जनरली एक एसडीएस का मॉलिक्यूल दो अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड करता है और एसडीएस प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और डिसोसिएट कर देता है एक दूसरे से। और जनरली क्या होता है, डीनेचर करके इसको एक लीनियर फॉर्म दे देता है। ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये आपका एसडीएस है, और आप देख रहे हैं कि ये एक लीनियर फॉर्म में इसको इसने कन्वर्ट कर दिया और इसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तेजी से मूव करता है जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करते हैं। तो इसका सेटअप भी ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप है।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह ही एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी सिमिलर ही सेटअप होता है। डिपेंड करता है आप वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं या आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल का सेटअप डिफरेंट होगा। तो जो मटेरियल्स इसके लिए चाहिए, एसडीएस पेज के जो कंपोनेंट है, अगेन पेज रिमेन्स द सेम, पॉलीक्राइलेमाइड आपको चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज आपको ऐड करनी है, एसडीएस। बफर आपका सेम है, एपीएस सेम है, टेमिट सेम है। सैंपल बफर में आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें, लेकिन इसमें आपको एसडीएस डालना पड़ेगा। ब्रोमोफेनॉल ब्लू आप यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको लोडिंग डाई की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे सेटअप मोर और लेस इसमें सेम तरीके के सेटअप हैं। तो स्टेप्स क्या होते हैं एसडीएस पेज में? जैसे एसडीएस पेज में ये भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आपके पास ये प्रोटीन है जो कॉइल फॉर्म में, आपने एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं, एसएस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इसमें बने हुए। जो बीटा मरकेप्टो इथेनॉल है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देता है, ब्रेक कर देता है। और ये उसके बाद जब एसडीएस इसमें डल जाता है, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और ये सारे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आकर के प्रोटीन के ऊपर इसको लीनियर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, और फाइनली जब आपको जेल में इसका क्लियर बैंड दिखता है। तो इसमें अगेन आई विल नॉट गो इनटू डिटेल बिकॉज ये अभी बाकी प्रिपरेशन ज्यादातर सब चीजों की सेम ही है। जब आप रेसिपी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सब चीजों में एक एक दो दो कंपोनेंट्स जो हैं सिर्फ वही चेंज हो रहे हैं, बाकी मोर और लेस सारी रेसिपी सेम है। तो आपको चाहिए क्या क्या? आपको बेसिकली एक तो नंबर वन, आपको सैंपल बनाना है अपना, जो भी डीएनए या प्रोटीन ले रहे हैं आप। फिर आपको जेल कास्ट करने के लिए आपको एक वो जेल जेल रनिंग जेल के लिए आपको एक सोल्यूशन बनाना है जिससे आप जेल कास्ट करेंगे, जिसे हम स्टैकिंग जेल बोल रहे हैं। फिर आप उसके बाद आपको लोड करने ये जेल बफर चाहिए, जो आप टैंक बफर में इस्तेमाल करेंगे, वो बफर आपको बनाना है। फिर आपको लोडिंग डाई चाहिए, और फाइनली आपको विजुअलाइजिंग डाई चाहिए। सो दैट्स ऑल विच इज सेम फॉर ऑल दी। कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम, इट्स जस्ट दैट कि आप किसी के लिए एक केमिकल यूज कर रहे हैं, किसी के लिए दूसरा। नाउ थर्ड इज योर एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली जो एगरोज है, वो एगरोज एक पॉलीसेकेराइड है जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं एग्रोबायोस की, उनसे बना होता है। जनरली जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये बीटा डी गैलेक्टोज और 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो अल्टरनेटिंग एगरोज मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। और एगरोज जो है वो एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड है, जिसको हम रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोटीन्स के केस में। ये इस तरीके का इसका सेटअप है। ये जो सेटअप है इसमें भी अगेन ये 3 वेल कॉम्ब है, ये 8 वेल कॉम्ब है, ये पावर सप्लाई है इसकी, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये जेल कास्टिंग ट्रे है। तो ये वाला ये जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल है। अभी मैंने पेज जो पहले दिखाया था आपको, उसमें वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखाया था, ये वाला हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये इसकी कनेक्टिंग कॉर्ड हो गई, और इसको आप जब पूरे सेटअप को देखेंगे तो ये आपका एक एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हॉरिजॉन्टल का सेटअप हो गया। माइक्रोपिपेट्स हैं जिनको आप सैंपल प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये पावर सप्लाई हो गई, ये पूरा सेटअप हो गया, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए। तो आपका यहाँ जो मूवमेंट होगा सैंपल्स का, वो होगा यहाँ हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होगा। वहां आपका वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था ऊपर से नीचे, यहाँ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। तो डिपेंड करता है आपका क्या एप्लीकेशन है, उस हिसाब से आप अपने बफर्स को या सैंपल्स को बनाते हैं। तो ये आपका जो एगरोस जेल है, एगरोस जेल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एगरोस को बनाना जेल को इसलिए बहुत आसान है कि एगरोस जनरली आपको सिर्फ एगरोस को लेना है, थोड़ा सा हीट करना है उसको, सैंपल को, सॉल्यूशन को बॉईल करना है अपना वाटर या बफर जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, एंड देन बहुत ही जल्दी वो डिजोल्व हो जाता है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बना लेता है, और उसके बाद आप उसको इजीली कास्ट कर सकते हैं। तो 0.7 से 2% तक जनरली टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं लोग। अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज होगी तो फिर डीएनए के लार्जर सेगमेंट्स जो होंगे, फ्रेगमेंट्स जो होंगे, वो सेपरेट होंगे। हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी अगर उसकी तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स सेपरेट होंगे। तो डिपेंड करता है आप अपनी रिक्वायरमेंट से क्या ले रहे हैं। बफर्स जनरली एज आई मेंशन ट्रिस ट्रिस बफर ज्यादातर यूज होता है, या इधर ट्रिस एसिटेट ईडीटीए या ट्रिस बोरेट ईडीटीए।
क्योंकि ये हमारी पीएच स्टेबिलिटी को या न्यूक्लिक एसिड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। लोडिंग डाई भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। लोडिंग डाई में जनरली ग्लिसरॉल थोड़ा सा डाल देते हैं सो दैट हमारा सैंपल पूरा वेल में ना चला जाए। डीएनए लेटर आप यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड मार्कर चाहिए। और स्टैंडिंग डाई में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इथिलीन ब्रोमाइड, साइबरग्रीन, अगर आपको विजुलाइज करना है यूवी लाइट में। या उसके अलावा अगर आपको नेकेड आई से भी सैंपल्स देखना है तो आप स्टेन सॉल्ट यूज कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेनिंग डाई, जिसमें आपको इवन नेकेड आई से आपके डीएनए सैंपल्स इजीली दिखते हैं। सो अगेन स्टेप्स रिमेन द सेम। प्रिपरेशन आप पहले जेल की करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताई है। लोड कर देंगे अपने सैंपल्स को। सैंपल बनाने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है। आप अपने डीएनए या प्रोटीन सैंपल्स को यूजुअली बफर्स में बनाते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं, ईडीटी डालते हैं। तो वो टिपिकल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो आपकी रिसर्च लैब्स में यूज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा एप्लीकेशन टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। दैट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड रेसिपीज। फिर आप अपने जेल को रन कर लेंगे और उसके बाद रन करने के बाद आप उसको स्टैंडर्डाइज या विजुलाइज कर देंगे। यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर में भी आप उसको देख सकते हैं, जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम में भी देख सकते हैं, जो भी आपकी लैब में अवेलेबल है उस हिसाब से आप जेल का विजुलाइजेशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स। आई होप आपको ये टेक्निक मैंने बहुत क्विकली समझाने की कोशिश करी है ब्रीफ में। आई होप आपको ये तीनों चीजें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तीनों टेक्निक जो मैंने बताई हैं, पेज, एसडीएस पेज और एग्रोज, ये समझ आई होंगी। आप अपने कमेंट्स मुझे दीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा, सो दैट आई कैन प्रोबेबली ट्राई इम्प्रूविंग अपॉन इट। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी भेज सकते हैं, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम। थैंक यू।